नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार के नियमों को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब उत्तराखंड कई मामलों में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है। उनकी सरकार विकास की दिशा में हर कदम उठा रही है, जो राज्य के समग्र विकास में योगदान दे रहा है। देखिए, नीति आयोग के तैयारी सूचकांक में निर्यात थे उत्तराखंड को हमारे जो ऐसे हिमालयन राज्य हैं, इन राज्यों की श्रेणी में तैयारी सूचकांक पहले नंबर उस इंडेक्स में हमारा आया है। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन भी है और आगे काम करने के लिए प्रेरणा भी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में लगातार जो भारत सरकार के नियम हैं या नीतियां हैं, उन सभी को धरातल पर उतार रहे हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड आज कई मामलों में देश के जो अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के कथन को भी चरितार्थ कर रहा है कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का होगा। वहीं खटिया में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 33 करोड़ रुपए और 36,49,000 की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने घोषणा की कि नामकता में बालाजी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं ब्रह्मदेव मंदिर, लोहिया पुल, खटिमा में भी सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्य किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सरकार समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संकल्पित है और खटिमा हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में आयोजित विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और इकोलॉजी को इकोनॉमी का संतुलन बनाकर बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाकर सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को 12 महीने पर्यटकों का गंतव्य बनाना है, ताकि गाइड्स, होमस्टे संचालक और कारोबारी पूरे साल अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें। सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही। के जो टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे सभी टूर वाले लोग यहाँ पर आए हैं। एक कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित हुआ है, जो विंटर टूरिज्म शीतकालीन यात्रा जो प्रारंभ हुई है और नए डेस्टिनेशन हमारे इस जनपद में भी अनेक डेस्टिनेशन है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के अंदर अनेक डेस्टिनेशन है। उन डेस्टिनेशनों के बारे में वो विचार करेंगे, एक नया मैप बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार भी उनके साथ मिलकर उनको जो सुविधा है उस सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिससे कि हमारे राज्य के अंदर पर्यटन केवल 2-4 महीने न चले, ये पर्यटन हमारा पूरे 12 महीने चले, जिससे कि हमारे होटल वाले, टैक्सी वाले, होम स्टे वाले, तमाम प्रकार के टूर जो गाइड हैं, उन सभी को कामकाज मिलेगा और अनवरत रूप से ये हमारे विकास को भी, समृद्धि को भी, रोजगार को भी और पलायन को भी जो है कहीं न कहीं रोकने में बहुत मददगार साबित होगा। सरकार के द्वारा एक बड़ा बजट जो है। उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के अवसर पर सुप्रसिद्ध माघ मेला शुरू हो गया है। इस पौराणिक मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हुआ। रामलीला मैदान में आयोजित यह मेला जनपद की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। माघ मेले में भाग लेने के लिए दूर दूर से ग्रामीण लोग देवताओं की डोलियां और धार्मिक प्रतीकों के साथ उत्तरकाशी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया और पूजा अर्चना के बाद माघ मेले की भी महिमा को सराहा। माघ मेले के इस शुभ अवसर पर जो मकर संक्रांति का भी त्योहार है, उत्तरायण, भगवान उत्तरायण में आ गए हैं सूर्यदेव, उस सबकी बधाई देता हूं। और माघ मेला हमारा बहुत पवित्र मेला है और इसकी एक पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक हमारी संस्कृति है। तो निश्चित रूप से ये मेले हमारी विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं, हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं। देव डोलियां अनेक स्थानों से आती हैं और एक हमारी तरफ से सभी का यहाँ पर एक संगम भी होता है। इसके साथ
उत्तरकाशी दौरे पर सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि देवभूमि की मर्यादा को तोड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे कड़े कानून लागू किए हैं और 1000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई है। ऐसे में 27,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी दी गई। सीएम ने कहा कि देवभूमि में किसी भी प्रकार का जिहाद नहीं चलेगा और अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। कुछ लोग हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करते हुए दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने का कार्य किया। और हाल ही में कुछ भ्रामक ऑडियो आने के बाद मैंने स्वयं अंकिता के माता पिता से भेंट की और उनके कहने पर इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय ले लिया। भारत सरकार को हमने इसकी संस्तुति दी। मैं और मेरी सरकार शुरू से ही बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे और आगे भी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। भगवान विश्वनाथ की इस पावन नगरी से मैं आज यह संकल्प पुनः दोहराता हूं कि देवभूमि की मर्यादा और इसके गौरव से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नया गांव विजयपुर हाथी बड़कला स्थित मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित ऑल इंडिया गोरखा एक्सेस वर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के धन्यवाद एवं सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर मंत्री जोशी ने बैरिस्टर अली बहादुर गुरुंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया। मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्था समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है और गोरखा समाज के अलावा समाज के अन्य वर्गों के हित में भी काम कर रही है। मंत्री ने संस्था की मांग पर एक जनरेटर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। मुझे इस बात का गर्व है कि एक सैनिक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है और यही सैनिक पृष्ठभूमि मुझे औरों से अलग करती है और उसमें अलग दिखाई देता हूँ। आज हमारे गोरखा के जो अगुवा हैं उनका एक कार्यक्रम यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला है और गोरखा का जो इतिहास है एक वीरता का इतिहास है। जनरल मनेक्षा ने एक बार कहा था, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। ये ऐसी बहादुर कौम है और आज भी एक बहुत बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा अगर प्रतिनिधित्व भारतीय सेना में किसका है तो गोरखा सैनिकों का है। इस अवसर पर मैं इस संस्थान को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भाषण में भराडी सेण स्थित विधानसभा परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित 100 केवीए सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस सोलर प्लांट से प्रति माह लगभग 12,000 यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे विधानसभा को हर माह 70,000 से अधिक रुपए की बचत होगी और विद्युत ग्रिड पर दबाव कम होगा। इस कदम से भराड़ी सेंड को ऊर्जा आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भराड़ी सेंड राज्य की लोकतांत्रिक चेतना और पहाड़ की आत्मा का प्रतीक है। सभी को नमस्कार। आपको बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एक छोटा सा प्रयास और हमने भराड़ी सेन गैरीसेन में किया है। हमने वहाँ 100 केवीए का एक सोलर प्लांट लगाया है, जिससे 12,000 यूनिट पर मंथ जनरेट होगी। इससे जहाँ एक तरफ हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन होगा, इन्वायरमेंट को हम बचा पाएंगे, दूसरी तरफ हम अपना जो बिजली की बिल्स की कटौती है उसको भी कर पाएंगे। विधानसभा परिसर में ये लग चुका है। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, खासकर अपने प्रशासन का, उरेडा का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने हमारी इस सोच का साथ दिया और एक सुंदर कार्य जो प्रदेश में एनवायरनमेंट को, हमारा जो पर्यावरण है उसको किस तरह से हम स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, उस पर ये कार्य जो है वो कारगर होगा। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। उधम सिंह नगर में किसान द्वारा की गई आत्महत्या ने प्रदेश में सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी दल भाजपा पर जमकर हमला बोला।
कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि इस घटना से साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। उन्होंने उधम सिंह नगर में एसएसपी द्वारा पूरी पुलिस थाने को लाइन हाजिर करने पर सवाल उठाए और कहा कि मृतक किसान ने अपने वीडियो में पुलिस कप्तान का नाम लिया था, जिसने उनकी सुनवाई नहीं की। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की कि केवल थाने को नहीं बल्कि पुलिस कप्तान को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस कप्तान का जाना जरूरी है क्योंकि उसने अपने वक्तव्य में कप्तान के लिए भी कहा है, दूसरे लोगों के लिए भी कहा है। कैसे आप सोच सकते हैं कि आप तमाम उसी कॉकस को रखेंगे अपने अपने पदों पर और एक पारदर्शी जांच हो जाएगी? अगर जांच को ट्रांसपेरेंट होना है, पारदर्शी होना है, विश्वसनीय होना है तो फिर इन सबका जाना तय माना जाना चाहिए। लेकिन सरकार क्योंकि हर चीज को घुमाती है, क्यों मणिकांत मिश्रा जी की जगह पे कोई दूसरा नहीं आ सकता कप्तान के रूप में? क्यों उनको कुछ समय के लिए आप हटा नहीं सकते जब तक इस पूरे वाकये की जांच हो? तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में तो मैं यही कह सकती हूँ कि उत्तराखंड पुलिस का बुरा हाल है। रक्षक की भक्षक बना हुआ है। विनय त्यागी हिस्ट्री शीटर की कहानी उठा लीजिए, एंजल चकमा की कहानी उठा लीजिए, महिला अपराधों की कहानी उठा लीजिए, यहाँ जो ना हो वो कम है। तो जिसको हमने अपना दारोमदार, अपना सर्वस्व सौंप रखा था जिस पुलिस प्रशासन के बल पर, वही पुलिस प्रशासन आज जिस तरह से गरीब आदमी का दोहन कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, ईश्वर से बस इनके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करती हूँ। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रदेश भर में रिक्त पदों को भरने के लिए काउंसलिंग की जा रही है। देहरादून जिले में भी बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें अपेक्षा से कहीं अधिक अभ्यर्थी पहुंचे। काउंसलिंग पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से केवल मेरिट के आधार पर की गई। ऐसे में प्रदेश में कुल 1670 बेसिक शिक्षक पदों के लिए 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि देहरादून में 97 पदों के लिए 2,813 आवेदन आए थे। और क्या क्या अर्हताएं इनकी है सर? ये सब वो हैं जिन्होंने डीएलएड के बाद TT1 क्वालिफाई कर रखा है, क्योंकि ये प्राइमरी, इन्होंने सभी ने प्राइमरी के सहायक अध्यापक नियुक्ति होनी है, उसके लिए TT1 या CTET1 या DUTET1, तो ये सब लोग डीएलएड हैं प्लस UTET या CTET1 क्वालिफाई हैं। इनकी हमने मेरिट बना रखी है, सबको पूरा अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर रखी है। सब बच्चों ने देख लिया मेरा कितना कौन से नंबर है, और हमको जनपद स्टेट से केवल 97 पोस्ट मिले हैं, वो भी टोटल बैकलॉग के बाद है। 47 SC रिजर्वेशन में और 50 पोस्ट हमारी ये दिव्यांग श्रेणी में। तो उसी के आज हम प्रमाण पत्रों की जांच कर रहे हैं कि इनका सही प्रमाण पत्र होंगे, तो उसके बाद हम इनको अपॉइंटमेंट लेटर निर्गत कर देंगे। कहाँ पर तैनाती होनी सर इनकी? सब हमने विज्ञापन में लिखा कि सब चक्राता ब्लॉक फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे, क्योंकि वहाँ अधिकांश स्कूल सिंगल स्कूल चल रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी चक्राता जब फुलफिल हो जाएगा तब हम कालसी ब्लॉक पर कंसिडर करें। सर बहुत सारी और जैसे यूपी या कहीं। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चलिए, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4.5 साल के कार्यकाल में 27,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने के दावे पर सत्ता पक्ष अडिग है, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस पर सवाल उठा रहे हैं। यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार अपने दावों को तो प्रचारित कर रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र की भी मांग की। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नौकरी देने के आंकड़े सार्वजनिक हैं और यशपाल आर्य को मुख्य सचिव से आंकड़े प्राप्त करने के लिए पत्र लिखना चाहिए। एक श्वेत पत्र जारी करें ना सरकार, बताएं कि हमने कितने हजार लोगों की जो उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है। श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि हमने लोगों को रोजगार दिया। ये अगर रोजगार दिए होते तो आज नौजवान सड़क पर उतरने को बाध्य नहीं होते। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, हाथों में काम नहीं है, और इनका एजेंडा क्या है आप जानते ही हैं। रोजगार एजेंडा है इनका, विकास एजेंडा है इनका। जनता सब समझ रही है। 2027 इनको माकूल जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। और जी का इसमें कहना है कि अगर उपलब्धियां गिनवा रही नहीं, देखिए यशपाल आर्य जी किस आधार पर ये बात करें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके तो आंकड़े सार्वजनिक हैं।
और बाकायदा सरकार ने सार्वजनिक किए हैं, और वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। वे अगर चाहेंगे तो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखे, चीफ सेक्रेटरी सारा ब्यौरा उनको उपलब्ध करा देगा। तो श्वेत पत्र की क्या आवश्यकता है? नेता प्रतिपक्ष भी तो है सदन के, वो अपना जो अधिकार है उनका, जो दायित्व है उनका, उसका निर्वहन करें और सरकार से जवाब मांगे, सरकार उनको जवाब देगी और बाकायदा एक एक नियुक्ति का ब्यौरा देगी। हमने ये सार्वजनिक किया हुआ है, बाकायदा मंचों से हम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है और प्रिंट मीडिया में ये सब चला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला है। और ये मानना चाहिए सदन में जिस प्रकार जवाब जाता है, सदन में जो भी जवाब दिया जाता है वो अधिकृत होता है, उसको आप झुठला नहीं सकते हैं, वो सही माना जाता है। तो यशपाल आर्य जी विधायी कार्यों के इतने पुराने ज्ञाता हैं, उनको कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि 27,000 तो अभी तक हुए हैं, जब तक चुनाव आएंगे ये संख्या कम से कम 35,000 जाने वाली है। तो उन लोग लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर के किसान स्वर्गीय सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बयान जारी कर कहा कि यह आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार के सुशासन पर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मृतक किसान ने जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए उन्हीं के अधीन जांच की जा रही है, जो न्याय का मजाक लगता है। उधम सिंह नगर के किसान सुखवंत सिंह ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और मजे की बात है, सुशासन की बात करने वाले धामी की सरकार ने जो हत्या काठगोदाम थाने में हुई है आत्महत्या, उसका मुकदमा उधम सिंह नगर में लिखाया है, जबकि इसको 0 एफआईआर मानते हुए मुकदमा वापस काठगोदाम थाने में भेजा जाना चाहिए, वहीं से सूचना होनी चाहिए। और एसएसपी उधम सिंह नगर के रहते हुए जिस पे मृतक ने आरोप लगाए हैं तमाम, उसके रहते हुए जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझ से परे है। सबसे पहले उधम सिंह नगर के एसएसपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको इस पूरे इलाके से दूर रखा जाना चाहिए ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सके। जमीनों की खरीद फरोख्त, लूटपाट और जमीनों की को खुर्द-पुर्द करने वाले गिरोह, प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से ये स्थितियां पैदा हो गई है। किसान अब आत्महत्याएं करने लगे हैं। पहले वहीं प्रदेश में विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओज की नियुक्ति पर जोर दिया है, लेकिन एक महीने से अधिक समय के बावजूद 11,000 से अधिक बूथों में से केवल 8,700 बीएलए नियुक्त किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर जवाब मांगा, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी ने बीएलए नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है और 80% नियुक्ति यह साबित करती है कि विपक्ष का आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। उत्तराखंड में राशन कार्ड की केवाईसी प्रक्रिया को लेकर कई पात्र लाभार्थियों के राशन से वंचित होने की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार के निर्देशों के तहत पिछले साल प्रदेश भर में राशन कार्ड को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए ई-केवाईसी अभियान चलाया गया था, जिसकी समय सीमा 2 बार बढ़ाई गई और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऐसे में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य राशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। 80% लक्ष्य पूरा हो चुका है और शेष मामलों की जांच की जाएगी। देखिए, राशन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत आ सके, इसके लिए ई-केवाईसी की जा रही थी। ये एक भरकस कोशिश थी भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देशों के क्रम में कि जहां पर पात्र व्यक्ति ही जो है वो राशन कार्ड धारक या उसका लाभार्थी बने। खासकर जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है या हमारे पीएचएच के कार्ड धारक है, उनके लिए विशेषतः इसको सुनिश्चित किया जा रहा था कि जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था या फिर आंखों की रेटिना
के माध्यम से जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली जो है उनका राशन कार्ड उस रूप में पंजीकृत हो, इसकी एक कोशिश की गई थी, जिसको लेकर लगातार जन जागरण भी किया गया और जिसको लेकर ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो व्यक्ति पात्र हैं वो ई-केवाईसी कराएं। समय समय पर जैसे जैसे लोगों का समय की डिमांड है कि इसका समय विस्तार किया जाए, तो हमने इसका समय 2 बार विस्तार किया और अंतिम विस्तार जो है वो 31 दिसंबर तक का रखा गया, जहां पर मैं समझती हूँ लगभग 80% अचीवमेंट जो है डिपार्टमेंट को प्राप्त हुई है। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है, यदि आज भी कोई छूट गया है तो वो क्या करे, तो मेरा यही कहना है कि जो छूटे गए हैं उन छूटे हुए के निश्चित रूप से परीक्षण किया जाएगा कि भाई आखिरकार वो किन कारणों से छूटे हैं। केवल उन्हीं लोगों को छूट मिली थी जो किसी प्रकार से असाध्य रोग से पीड़ित थे या कोई विकलांग थे अथवा जिनकी ये दोनों ही चीजें नहीं आ पा रही थी, चाहे वो थंब प्रिंट हो चाहे वो आंखों की रेटिना हो, तो ऐसे लोग छूटे हुए थे, जिनको लेकर बीच में एक ऑर्डर भी जारी करा था कि ऐसे लोग जो छूटे हैं उनको किसी प्रकार से राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि ये लोग छूटे हैं तो निश्चित रूप से चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANP न्यूज़।